सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस थॉट। आई होप आज आप सब लोग अच्छे होंगे। यू ऑल आर डूइंग ग्रेट टुडे, राइट? ओके, awesome. सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। वी हैव स्टार्टेड अबाउट व्हाट बायोटेक्नोलॉजी वाज, है ना। हमने लास्ट सेशन में ये समझा था। वी बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स व्हेन इट कम्स टू द प्रिंसिपल्स एंड व्हाट एग्जैक्टली वाज जीन क्लोनिंग। हमने ये समझा था लास्ट के सेशन में, राइट? सो आज हम लोग समझने वाले हैं द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ठीक है। उससे पहले अ क्विक ओवरव्यू। सो आज टूल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब करना होता है, ठीक है, किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होती है, ओके क्या क्या उसके अंदर टूल्स लगते हैं, बेसिकली हम किस एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या वैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। बट टुडेज क्लास विल बी ओनली वेयर वी डिस्कसिंग द डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स विच इज़ बेसिकली अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंड लाइगेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द टूल्स अगेन। सो व्हेन आई से टूल्स, यानी कि क्या ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है टू अकम्प्लिश जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, जो हमें चाहिए होता है, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। सो वी नीड डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स, जो कि होते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, और आपके पास होते हैं लाइगेज एंजाइम। सो स्टार्ट ऑफ करते हैं विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम ऐसे RE करके भी लिख सकते हैं, ओके। सो अब थोड़ा सा लाइक हिस्ट्री पे चलता है बायोलॉजी की। इन द ईयर 1963 व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम वाज कि दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे लाइक फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज ई कोलाई, ठीक है। देयर वर टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इकोलाई, है ना। इकोलाई का तो पता ही है, बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। इकोलाई तो सब कुछ जानते ही होंगे, राइट? सो देयर वर टू एंजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन, ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन और लाइक रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ, रिस्ट्रिक्टिंग फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए दो इंपॉर्टेंट ऐसे एंजाइम्स थे जिनको आइसोलेट किया गया था इन द ईयर 1963। और उनमें से एक था जो एक एडेड मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ गया टू डीएनए मिथाइलेज, उसे हम कहते थे, और दी अदर वाज यूज्ड टू कट द डीएनए। यानी कि इनमें से एक एंजाइम था दैट वाज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए, यानी कि डीएनए पर एक मिथाइल ग्रुप को अटैच करने में हेल्प करता था, ठीक है। और दूसरा जो एंजाइम था, इट हेल्प्स इन कटिंग द डीएनए। ये काम थे, राइट? तो इन दोनों को आइसोलेट करना, ओके, एंड दिस इज व्हाट वाज लेटर कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ओके। सो द लेटर, द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट विच इज अगेन द कटिंग ऑफ द डीएनए, इसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। समझ आया? तो 1963 में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा कि जो एक बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ होती है इकोलाई के अंदर, तो उसके जो ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के ऐसे दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसको हमने आइसोलेट कर पाए उस टाइम पे। एक था जो डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देता था, उसका नाम हमने मिथाइलेज रखा था, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, मिथाइलेज। और दूसरा एंजाइम था जिसका काम था डीएनए को स्पेसिफिक एरियाज पे कट करना, और इसको हमने नाम दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो बात आती है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्चुअली काम क्या है। तो व्हेन आई से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली एन एंजाइम दैट एक्ट्स एज अ केमिकल नाइफ, ठीक है। ये एक केमिकल नाइफ की तरह काम करता है, ओके। दैट मीन्स कि ये डीएनए को कट करने में हेल्प करता है इनटू लिटिल फ्रैगमेंट्स, एक्ट्स एज अ केमिकल नाइफ टू कट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारा डीएनए स्ट्रैंड है, ओके। अब मान लो ये वाली साइट है जो हमें काटनी है, तो इसके दोनों एंड्स पे आप एक एंजाइम लगा दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो इसे काट देगा एंड यू विल गेट द होल फ्रैगमेंट आउट ऑफ इट। दिस इज व्हाट इट वाज द जॉब ऑफ योर डीएन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो इसके अलावा क्या क्या काम हो सकता है, लाइक दीज कैन बी यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑल्सो, कि यानी कि एक क्रोमोसोम तुम्हारे पास है, ठीक है। अब इसमें जीन का क्या ऑर्डर है ना, मतलब क्रोमोसोम क्या था, इट इज़ द मोस्ट यू कैन से कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन्स, राइट। लंबा सा एक थ्रेड है तुम्हारा डीएनए का, तुमने उसे कंप्रेस कर दिया, वही तो था क्रोमोसोम। तो उसी क्रोमोसोम के अंदर अब ऑब्वियसली बात है कुछ फ्रेगमेंट्स में डीएनए प्रेजेंट होगा, सिंपल है ना।
तो व्हाट हैपेंड इन दिस केस वाज कि हमें बताने के लिए टू डिटरमाइन कि उस जीन का ऑर्डर क्या है उस क्रोमोसोम पे, इसका इस्तेमाल इसलिए हो सकता है. ओके. Second was, it helps in analyzing the chemical structure of the genes and of the regions of DNA which regulates the function of those genes. यानी कि वो आपको हेल्प भी करता है इस चीज़ को पता लगाने में कि क्या केमिकल स्ट्रक्चर है उस जीन का, और साथ के साथ कि वो जो डीएनए का रीजन है जहाँ पे वो प्रेजेंट है जीन, उसका क्या फंक्शन हो सकता है, ये भी बताने में हेल्पफुल है. फाइन. एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स. सो what else can it be helpful in, यहाँ पे मैं फटाफट लिख देती हूँ so that you can write it down. Okay. To determine the order of genes, the order of genes in a chromosome. ठीक है, अब यहाँ तो स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. सेकेंड पॉइंट इज टू एनालाइज द केमिकल स्ट्रक्चर, टू एनालाइज द केमिकल स्ट्रक्चर of the gene and of regions of DNA which regulate the function of gene, which regulate the function of gene. ठीक है. और तीसरी चीज़ थी टू क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशंस. फाइन. टू क्रिएट न्यू combinations of gene. तो ये काम है तुम्हारे एंडोन्यूक्लियस का, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का. ठीक है. तो अगर इसको थोड़ा सा डेट बैक करें कि उस टाइम के अराउंड हमने सबसे पहले क्या ढूंढ के निकाला या कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो हम लोग एक्चुअली आइसोलेट कर पाए. सो द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट वाज देयर वाज, ओके, लेट मी यूज फाइन, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस. Okay, so what I'm trying to tell you here is the first restriction endonuclease was called as Hind second. यही नाम था. ठीक है, Hind second, this was the name. अब ये जो Hind second है, इसका फंक्शन डिपेंड करता था एक ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि हमने आइसोलेट करा, एंड देन इट वाज बेसिकली लाइक कैटेगराइज्ड 5 years लेटर. यानी कि आपके पास एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड था. ठीक है, यानी कि एक मान लो यू हैड अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड था, उसमें से हमने बेसिकली इसको इस हिंद सेकेंड के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट करा, और उसकी पढ़ाई करते करते उसको समझते में कैटेगराइज करते हुए 5 साल लग गए, ये मान के चलो. ठीक है. नाउ इट वाज फाउंड दैट कि जो हिंद सेकेंड था ये हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रिकॉग्नाइज करके उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट कर देता था. ठीक है. इसका काम क्या निकला कि रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स. ठीक है, ऑफ 6 बेस पेयर्स एंड कट देम. यानी कि पूरे डीएनए लेंथ में से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को उसने ऑब्जर्व करा, उसको क्या नाम है, रिकॉग्नाइज करा. 6 बेस पेयर्स का वो पूरा एक सेगमेंट था, उसको उसने कट करके निकाल दिया. दैट वाज द जॉब ऑफ योर हिंद सेकेंड. तो ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस थी उसी को हम कहते हैं एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद सेकेंड. फाइन. तो वो क्या थी, वो सीक्वेंस थी ये 5-GT पायरिमिडीन. ठीक है, ये तो तुम जानते ही हो, टी और सी को पायरिमिडीन के ही पार्ट में कहते हैं, राइट. एंड प्योरीन्स क्या होते हैं, प्योरीन्स वर योर ए एंड जी, करेक्ट. AC3-. फाइन, ये था सीक्वेंस. और इसमें सी ए जाएगा. ठीक है, और इधर हो जाएगा तुम्हारा प्यूरीन A और G, and then we have pyrimidine T और C. यहाँ क्या हो जाएगा TG5-. ये सीक्वेंस था. ये जो पूरा सीक्वेंस है ये हिंद सेकेंड स्पेसिफाई रिकॉग्नाइज करके इसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को काट सकता था. ओके. नाउ इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि एक हिंद सेकेंड के अलावा यू हैव मोर देन 900 ऑफ सच different restrict. Apart from this you also have
लाइक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं दैट कैन बी आइसोलेटेड ओवर अबाउट 230 स्टेन्स ऑफ बैक्टीरिया, जो कि इतने समय में करे जा चुके हैं। ठीक है, 230 स्टेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से ये 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करके इनको निकाल लिया गया है, एंड ईच ऑफ देम कैन रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। है ना इंटरेस्टिंग बात। अब एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट से ही ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ये उनका एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन। यानी कि तुम्हारे पास एक लेट्स से प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, तुम उसी में से ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को निकाल सकते हो, क्योंकि ये उस अंदर बनने वाले बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन के अगेंस्ट इनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। फाइन, अब बात करते हैं कि क्या कन्वेंशन नेमिंग दी जाती है एंजाइम्स को। थोड़ा सा टिपिकल हो गया ना कि मतलब हिडन सेकंड कैसे नाम दिया, थोड़ा सा अजीब है, राइट। सो ये थोड़ा सा समझते हैं कि देखो इन सब में क्या होता है ना, जो पहला लेटर होता है दैट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द जीनस, ठीक है, और जो सेकंड है वो किससे आता है, वो बनता है दो लेटर से, दैट कम्स फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ दैट प्रोकैरियोटिक सेल। फाइन, जैसे हमारा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है हम लोग, है ना, तो होमो स्टैंड्स फॉर जीनस, सेपियंस स्टैंड्स फॉर द स्पीशीज, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने नाम लिखा, हमने पहला नाम जीनस से उठाया, और जो सेकंड दो लेटर्स होते हैं वो हमने उठाए कहाँ से, प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीशीज से, ठीक है, और फिर उसको आइसोलेट कर दिया। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तरीके से, वी हैव इकोराय, ठीक है, इको आर फर्स्ट, राइट। तो ये किससे बना है, ये बना है एस्ट्रीशिया कोलाई RY13 से, ये बना है एस्ट्रीशिया कोलाई RY13, ठीक है, इससे बना है ये, तो RY इससे ले लिया और तो पूरा नाम वहाँ पे बन गया, राइट। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि इस इकोराय में जो लेटर R है ना, ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन जो कि है रफ, यानी कि ये R डिपिक्ट करता है जो स्टेन से इसको निकाला, उस स्टेन की जो आप कह सकते हो यू नो प्रॉपर्टी थी वो रफ थी, तो इस नाम से वो बन गया। और इसके पीछे का ये जो रोमन नंबर है, ओके, सो दैट रोमन नंबर सिंपली इंडिकेट्स कि द ऑर्डर इन विच दैट एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्टेन, बस, ठीक है। ये जो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, हाँ, ये जो 1 तुमको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये रोमन नंबर बस ये बात को डिपिक्ट करता है कि किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में इस पर्टिकुलर एंडो न्यूक्लियस को हमने निकाला फ्रॉम द स्टेन, तो बस ये उसको डिपिक्ट करना है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्चुअली बिलोंग करते हैं एक लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स को, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियसेस, ठीक है। और आपके न्यूक्लियस होते हैं दो टाइप के, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है समझना। यहाँ पे देख रहे हो तुम एंडोन्यूक्लियस, ओके, एंडोन्यूक्लियस ये है कि यानी कि ये हमारा पूरा सीक्वेंस है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस उसको बीच में से काट रहा है, ये इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को काटेगा, ठीक है, मतलब पूरा न्यूक्लियोटाइड है तुम्हारा, उसको बीच में से काटना या अंदर से कहीं भी अंदर से इंटरनल कट्स देना, दैट इज द जॉब ऑफ एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का जॉब आता है कि वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स को उसके एंड से रिमूव करता है, यानी कि यहाँ पे ये कटिंग करेगा फ्रॉम द एंड्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर टू अंडरस्टैंड कि अब ये जो ईच आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये जब रिकोगनाइज करते हैं स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, यानी कि तुम्हारे डीएनए का जो सीक्वेंस है, उस डीएनए के सीक्वेंस के अंदर एक पैलिंड्रोमिक क्या मौजूद होता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है। अब ये पैलिंड्रोमिक क्या होता है, पैलिंड्रोमिक वर्ड सिंपली explains that it is a word or a phrase or a number or any sequence of units जो कि आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो सेम ही साउंड करेंगे, ठीक है, that can be read the same way in either of the directions you speak it. So palindrome DNA के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस होता है बेस पेयर्स का that reads same on the two strands जो कि आपके ओरिएंटेशन में होते हैं when you are reading it on the same level, ठीक है। So these sequence may range from 4 to 8 nucleotides in a particular लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ईजिली इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, अगर मान लो ये तुम्हारा एक सीक्वेंस है, ओके, 5-GAATTC, ओके, 3 और दूसरा हो गया CTTAAG5, है ना।
तो अब अगर तुम ये दो स्ट्रैंड्स हैं ऑफ कोर्स, है ना, हेलिक्स स्ट्रक्चर में बंधा है डीएनए, एक स्ट्रैंड ये ऊपर वाला, एक स्ट्रैंड नीचे वाला है, एंड दे आर ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, देख सकते हो तुम क्लियरली, है ना. सो हियर द फॉलोइंग सीक्वेंस विल रीड सेम इन बोथ द टू स्ट्रैंड्स. अगर आप उसको 5-3 के डायरेक्शन से रीड करो, या फिर आप उसे 3 टू 5 के डायरेक्शन में आप इसे रीड करो, साउंड इट विल बी द सेम ओनली, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, आई होप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ आ रहा है. ओके, अब समझते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये काम करता है. ओके, तो जब हम बात करते हैं देखो वर्किंग की, ओके, तो वर्किंग में ना, अब इस थोड़ा सा पिक्चर को ना ध्यान से देखना, ये जो साइड में पिक्चर लगाई हुई है. ओके, क्या करते हैं ना, आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट करता है पूरी डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को. ठीक है, इंस्पेक्शन पे जाएगा, देखेगा कि अच्छा अच्छा ये है ये है ये है, ये सीक्वेंस है ये सीक्वेंस है ये सीक्वेंस है. जब उसे अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मिल जाता है, वो बाइंड कर जाएगा टू द डीएनए और फिर उसको कट कर देगा, मतलब उन दोनों ही स्ट्रैंड्स को वो कट कर देगा. ठीक है, एट दो स्पेसिफिक पॉइंट्स जहाँ पे आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड और स्टार्ट हो रहा है. यानी कि ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारा पूरा डीएनए, ठीक है, और यहाँ पे मेन सीक्वेंसेस हैं. ऑलराइट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंस्पेक्ट करेगा और मान लो उसे अगर ये वाला सीक्वेंस काटना है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसके साथ बाइंड कर जाएगा विद दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ योर डीएनए. ओके, एंड इट विल कट द पर्टिकुलर सीक्वेंस, इट विल कट द पर्टिकुलर सीक्वेंस इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स इटसेल्फ, यानी कि पूरे का पूरा काट देगा वो. ठीक है, अब कुछ ऐसे आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे जैसे कि इकोराई हमने पीछे पढ़ा एग्जाम्पल में, राइट, जो कि आपके स्ट्रैंड के डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है लिटिल अवे फ्रॉम योर सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट. ठीक है, यानी कि पैलिंड्रोमिक साइट जो होगी उसकी, उससे के जो सेंटर है उससे थोड़ा सा अवे उसको कट कर देगा, लेकिन उन दोनों ही बेसिस के बीच में ही काटेगा. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट कि अगर ये तुम्हारा पूरा डीएनए है, ठीक है, और ये वाली हमारी पैलिंड्रोमिक साइट है, अब अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा तो वो थोड़ा सा यहाँ से काटेगा. ठीक है, पूरी तरीके से नहीं. ऑलराइट, सो व्हाट इट विल डू इज दैट इकोराई की मैं बात कर रही हूँ, ये याद रखना. ठीक है, दिस इज अनदर ऑफ योर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो ये क्या करेगा, इट विल कट द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर पैलिंड्रोमिक साइट, लेकिन बिटवीन द सेम टू बेसेस ओनली. ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ एक स्टिकी एंड्स रह जाएंगे, कुछ पोर्शन छूट गए ना, देख पा रहे हो, ये वाला एक पोर्शन छूट गया और ये वाला एक पोर्शन छूट गया, राइट. तो ये जो पोर्शंस छूट जाते हैं इसी को हम स्टिकी एंड्स कहते हैं. ओके, वी कॉल देम एज स्टिकी एंड्स. यू कैन सी इट इन द पिक्चर राइट हियर एज वेल. ओके, नाउ दीज स्टिकी एंड्स और ये जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं, दे बेसिकली आर कोहेसिव एंड्स. ओके, जो एक साथ में बाइंड कर जाते हैं. ओके, सो दे आर नेम्ड सो बिकॉज ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बने होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं. सो इसी स्टिकीनेस की वजह से एक आपका जो मतलब वो फैसिलिटेट कर पाता है एंजाइम डीएनए के लाइगेज के एक्शन को, कि डीएनए लाइगेज उसको आगे जोड़ देगा. जैसे कि इस पिक्चर में कि द एंजाइम कट्स बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइड. ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर डीएनए था, ऑलराइट, इको आ रहा है यहाँ पे, और ये तुम्हारे इको आर ने कट किया द डीएनए बिटवीन द बेसिस विच इज जी एंड ए ओनली व्हेन द सीक्वेंस ऑफ GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए. क्लियर. अब आप देख पा रहे हो, ये पार्ट यहाँ से काटा, ठीक है, और इसमें ये वाला पार्ट यहाँ से काट दिया, कट कर दिया, हो गए, अलग हो गए. अब ये जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हो जाते हैं तुम्हारे स्टिकी एंड्स. जो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं यही होते हैं तुम्हारे स्टिकी एंड्स, जो साथ में आके जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, एंड दिस इज हाउ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड. क्लियर हुआ? ठीक है, फाइन. तो दिस इज योर वर्किंग. अब लेकिन अब एक और चीज़ होती है कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को बिल्कुल, डीएनए जो आपका स्ट्रैंड है उसके जो पैलिंड्रोमिक एकदम सेंटर होती है उसको बिल्कुल वहाँ से कट करेगा. ठीक है, और ऐसे एंड्स की वजह से हमें क्या मिलते हैं, ब्लंट एंड्स मिलते हैं, या फिर हम उन्हें फ्लश एंड्स कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट्स यूज, मान लो ये तुम्हारा डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये आपकी पैलिंड्रोमिक साइट है. तो उसने बिल्कुल इसी एंड पे कट करा जहाँ से उसे कट करना चाहिए था, बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस पूरा का पूरा लिया है. ठीक है, तो इसकी वजह से हमको ब्लंट एंड्स मिल जाते हैं, ब्लंट एंड्स, और हम इसे फ्लश एंड्स भी कहते हैं. ठीक है,
तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो SMA फर्स्ट। ओके, SMA फर्स्ट भी है आपका एक टाइप का क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, सो मान लो ये आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस दे रहा है तुम्हारा मतलब G C 5 डैश, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से कट मारा और यहाँ से कट मारा, फाइन। तो अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5 डैश C G 3 डैश, ठीक है। तो ये कट हो गया, बिल्कुल ब्लंट एंड्स में काट दिया। सिमिलरली जो दूसरा वाला होगा वो भी ऐसे ही जाएगा, G यहाँ पे C 5 डैश, इस तरीके से कट होगा, ठीक है। आई होप स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स भी सबको क्लियर होंगे और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्लियर हो गया। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड का सिंपली मतलब ये है कि एक डीएनए का जो तुम्हारा स्ट्रैंड है, ठीक है, मैं दोनों स्ट्रैंड्स की बात कर रही हूँ, वो आपके हमेशा एक बात आपको पता ही है, जब आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हो यू ऑलरेडी नो कि ये स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होता है, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्यूरिन्स एंड पैरामेडिन्स का याद होगा तुम्हें, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये उसी बेसिस पे दिया है, तो इसको तुम यहाँ से पढ़ो या इस एंगल से पढ़ो, जिस भी एंगल से पढ़ो वो तुम्हें सेम ही लगेगा, ठीक है, वो सेम ही बेसिस को डिनोट करेगा, फाइन। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्या नाम है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। ओके, चलो नाउ मूविंग फर्दर, हाँ अब बात करते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से आगे का नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं। सो बेसिकली आपकी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हुआ है ना, जो कि हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट आई मीन जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करें रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर मैं बोलूँ तो उसे हम RDNA भी बोलते हैं, ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, याद रखना। ओके, तो ये कंपोज होते हैं डीएनए के फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज या फिर जीनोम, ये याद रखना है। यानी कि जो RDNA बना है तुम्हारा, इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ जीनोम, फाइन। तो अब क्या किया कि जब हमने कट किया आपका मतलब व्हेन वी कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ओनली, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने कट किया, ठीक है, और जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट आपको मिला दैट विल हैव द सेम काइंड ऑफ अ स्टिकी एंड एंड देन दे कैन बी जॉइन टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेज, जो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हो इस पूरे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। ये मेरा फॉरेन डीएनए था, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए के अंदर यानी कि मैंने फॉरेन बैक्टीरियल बॉडी में से उसका डीएनए जिस एंजाइम से काटा होगा, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा होगा, उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने अपना वेक्टर डीएनए के लिए भी काटा, ठीक है, एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो ये मेरा वेक्टर डीएनए था, उसका भी प्लाज्मिड में मैंने कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, और फिर मैंने डीएनए लाइगेज की मदद से उन दोनों को जोड़ दिया। जब मैंने उन दोनों को जोड़ दिया और उसके बाद हुआ ट्रांसफॉर्मेशन उसका इकोलाई के थ्रू, इकोलाई की बॉडी के अंदर सॉरी, और फिर उसके सेल के डिवीजन हुआ, दैट इज हाउ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड। ओके, अब बारी आती है कि मैम ये डीएनए लाइगेज क्या है या फिर ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सो देखो ये जो डीएनए लाइगेज की हम बात करते हैं ना, ये एंजाइम आपका बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स and it basically covalently links to individual fragments of double stranded DNA, ठीक है, all right, by using energy फ्रॉम सेल। यानी कि मेरा जो ये डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है, ये एक्चुअली क्या है कि ये बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, जो कि आपके दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में है, ठीक है, एंड जब उसके साथ ही वो एक कोवेलेंट लिंक क्रिएट कर देता है विद द टू इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ योर डीएनए, आई मीन टू इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स ऑफ योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो एनर्जी लेके करता है सेल से। ओके, तो ये एंजाइम यूज्ड लाइक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका तभी होता है जब हम इसका RDNA की टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जब मैं RDNA की टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ तो वहाँ पे होता है T4 DNA ligase, ओके, विच इज़ इनकोडेड बाय द फेज T4। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर RDNA, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं T4
डीएनए लाइगेज। ओके, तो अगर मैं जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो, थोड़ा सा पिक्चर से हम बताते हैं, इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू। ओके, दिस फाइन, ये है तुम्हारा एक, ये तुम्हारा एक डीएनए का बॉन्ड होगा, लूज फ्रैगमेंट होगा, ये किसी और डीएनए का लूज फ्रैगमेंट होगा, यानी कि ये एक बैक्टीरियोफेज से निकल के आ रहा होगा, और आई शुड से बेसिकली आपके प्रोकैरियोटिक सेल से आ रहा होगा, और ये है आपका कोई भी प्लाज्मिड हमने लिया, ठीक है, और फिर हमने इसे डीएनए लाइगेज से बेसिकली जोड़ दिया। डीएनए लाइगेज इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ ग्लू, यू कैन से, एक ग्लू की तरह यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर डीएनए लाइगेज, याद रखना है। यानी कि ये कुछ नहीं है, बस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं आपके न्यूक्लियोटाइड के एजेस से न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये याद रखो कि दिस एंजाइम क्रिएट्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन योर एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को बना देगा, और फिर उसके बाद उन्हें कोवैलेंटली लिंक कर देगा विद द इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स ऑफ योर डीएनए, दैट्स इट। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इन दिस इज बेसिकली योर डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो आपका एंजाइम है ये सिंथेसाइज करता है एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इट synthesizes a new strand of DNA which is complementary, ठीक है, which is complementary to your existing DNA, ठीक है, existing DNA template, फाइन। और ये होता है हमेशा, याद रखना, फ्रॉम 5 to 3 की डायरेक्शन में, हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। सो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक प्राइमर है यहाँ पे, दैट इज ATG। ओके, वी हैव 5-3 ATG, दैट्स अ प्राइमर राइट हियर। okay, you already know what a primer is. okay, primer is that specific fragment of the DNA जो आपके मेन टेम्पलेट के साथ जोड़ा जा रहा है। ओके, एंड योर मेन टेम्पलेट राइट हियर इज 3-T A C G T A A C G T A 5-, ठीक है, तो ये तुम्हारा प्राइमर है, ऑलराइट, एंड ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री साइड्स है, एंड दिस राइट ओवर हियर इज द टेम्पलेट। बस कुछ नहीं, डीएनए पॉलीमरेज इस पार्ट को इसके साथ जोड़ देगा और एक कॉम्प्लीमेंट्री चेन पूरी क्रिएट कर देगा। सो इट विल लुक लाइक काइंड ऑफ लाइक दिस, 5-A T G C A T T G C A T 3-, उप्स 3-, ठीक है, 3- यहाँ पे, और फिर उसके बाद T A C G T A A C G T A 5, ठीक है, तो ये हो गया। मतलब प्राइमर इज़ द फ्रैगमेंट जो हमें जोड़ना है आपकी मेन डीएनए टेम्पलेट के साथ, ऑलराइट। तो वो फ्रैगमेंट जब हम जोड़ेंगे इट फॉर्म्स अ प्रॉपर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, एज यू कैन सी, फाइन। सो ये काम करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। सो यूजुअली जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, यानी कि RDNA जब भी हम यूजुअली बात करते हैं, तो इसमें आपका जो डीएनए पॉलीमरेज काम करता है उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1. This is the one that works in your genetic engineering. Okay, it helps in extension of your particular strand. That's it. फाइन, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जैसे बन के आता है कि आई होप लास्ट क्लास का थोड़ा याद होगा। सो वी टॉक्ड अबाउट दैट द द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन आइसोलेट किया गया था बाय कोहन एंड बॉयर, याद है ना, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने। सो दे बेसिकली यूज्ड इट एंड इंसर्टेड इन अ प्लाज्मिड नेटिव टू विच ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन है। कौन से ऑर्गेनिज्म से एक्चुअली वो इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट कर पाए थे? दैट वुड बी योर, चलो दैट वुड बी योर योर होमवर्क, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूँगी। ओके,
So that's it for today, everyone. All right. I hope you enjoyed the session and I hope you enjoyed what we have understood today. Now, if you have any doubts or queries from this particular part of the session, please make sure that you point it down in the comment section. I will be happy to help you out there to give you the correct answers and explain the topics once again. Okay. And yes, if you like the session, please make sure that you like, share, and subscribe. Share it with your friends. Let them know about BIOS Thought. Okay. It would be a very grateful thing that you would do. All right. Thanks everyone and have a great day ahead. Take care all of you. Bye bye.